हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था का। जो पहला चैप्टर हम लोगों का समाप्त हुआ था, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर में आपका पूछा जाता है, इन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर सारे क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाएंगे बच्चों अगर आपने पहले जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इस के सारे लेक्चर को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। तब अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ आप पॉज कीजिए और सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाके के सारे जो है पार्ट को देख लीजिए, ताकि आप जो है आसानी से यहाँ पर सारे प्रश्नों का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपका कि अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही था बच्चों, चैप्टर ही का नाम था क्या, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम लोग इसमें बहुत ही अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था के बारे में जाना था और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ इसके बारे में जाना था। तो आइए क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ में इसको नोट करते जाएंगे बच्चों। आपका नोट कॉपी में थोड़ा सा भी कोई अंतर नहीं, आप इसको अच्छी तरह से लिख करके आएंगे तो एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया गया है, क्वेश्चन का आंसर किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो समाज में रहने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या जानना था बच्चों अर्थव्यवस्था के लिए, कि आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से होती है बच्चों, कोई भी आदमी धन कमाने के लिए, अपना खर्च निकालने के लिए, जीविका आप करने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए क्या करता है बच्चों, विभिन्न प्रकार की काम करता है और उससे उसको आय प्राप्त होता है, और उसी को हम लोग ने क्या बोला था, आर्थिक क्रियाएं। और वह आर्थिक क्रियाएं जिस तंत्र या ढांचा के अंतर्गत संपादित होती है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, अर्थव्यवस्था कहा था, है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो अर्थव्यवस्था क्या है, समाज में रहने के लिए हम सभी को किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, और धन को कमाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के काम करते हैं जो आर्थिक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में वे सभी क्रियाएं जिससे हमें धन अथवा आय प्राप्त हो, आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, वे सभी क्रियाएं जिनसे क्या हो, हमें धन अथवा आय प्राप्त हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जिस तंत्र या ढांचे के अंतर्गत संपादित होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा सा इसको समझा दिया किस प्रकार से आर्थिक क्रिया होती है, और वो आर्थिक क्रिया जिस तंत्र के या ढांचे के अंतर्गत संपादित होती है, इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, अर्थव्यवस्था कहते हैं इसी को। इन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा एक और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन होता है ना। एक और क्या होता है बच्चों, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संपादन, वस्तु एवं सेवाओं का संपादन होता है, और दूसरी वो लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है। क्या करता है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि ये आर्थिक क्रिया क्या करती है, विभिन्न प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं का संपादन, और दूसरी तरफ क्या करता है, फिर ये अर्थव्यवस्था हमें रोजगार का अवसर भी प्रदान करता है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं को क्रय कर सके। क्रय मतलब बच्चों खरीद सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थिक क्रिया होगी, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो संपादित कार्य होगा उसको हम लोग अर्थव्यवस्था बोलेंगे, और आर्थिक क्रियाओं के द्वारा क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं का संपादन होगा, और वस्तु एवं सेवाओं का संपादन होगा तो यहाँ पर अलग जो है ढेर सारे लोग क्या हो जाएंगे, रोजगार में लग जाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा होगा, और वो जो रोजगार में जो लग जाएगा बच्चों, तो उससे उसको क्या हो जाएगी, आय होगी, यानी इनकम आएगा, और इनकम आएगा तो वो क्या करेगा, इस इनकम से देश में जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही है, जो भी चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो उन सब वस्तुओं को ये क्या करेगा, वो आदमी खरीदेगा। तो उसके पास रोजगार होगा तभी ना खरीदेगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, उन वस्तुओं को, सेवाओं को खरीदेगा। अब इस प्रकार से हम लोगों ने बात किया था कि अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से 2 कार्यों को संपादित करती है। इन दोनों कार्यों को आप लेकर के आ जाएंगे तो 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी जोड़ देना आपको। पहला में क्या बताया था मैंने, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना जिससे कि लोगों को क्या हो जाए, लोगों की आवश्यकता को पूर्ति हो जाए, आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, और दूसरा क्या है, लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान हो जाए। तो हम लोगों ने बात किया था अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 2 कार्य, एक क्या, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, और दूसरा क्या, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बात कर देंगे किसके बारे में, पूरा अर्थव्यवस्था के बारे में इस तरह से लिख देंगे। अगर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस तरह से आएगा आपका क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आता है पहला चैप्टर से, तो आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मैंने वहाँ पर बताया था पूंजीवादी प्लस समाजवादी, दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है हम लोगों का, दोनों का मिश्रित रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब मैंने पूंजीवादी में क्या बताया था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर जो है उत्पादन के सभी साधनों पर किसका
अधिकार होता है, स्वामित्व होता है एक निजी आदमी का होता है, ठीक है। और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या होता है कि जो भी उत्पादन के साधन होंगे उसमें किसका होता है बच्चों अधिकार, उसमें सरकार का और यानी कि निजी व्यक्ति दोनों, सिर्फ और सिर्फ सरकार का होता है बच्चों, ठीक है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो जाएगा, है ना, सरकार और यहाँ पर निजी व्यक्ति दोनों हो जाएगा। तो बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी कि अधिकार सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होती है। किसके किसके पास होती है बच्चों, सरकार के पास होती है और निजी व्यक्तियों के पास, दोनों के पास यहाँ पर होता है। किसमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की व्यू से यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बच्चों, भारत में जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं हम लोग सतत विकास के बारे में। सतत विकास, सतत मैंने बताया था, सतत मीन्स होता है लगातार, सतत मीन्स होता है बच्चों लगातार। तो यहाँ पर क्या होगा, लगातार होगा और आगे के पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे सतत विकास। तो अगर क्वेश्चन आए सतत विकास किसे कहते हैं या सतत विकास क्या है, तो बात करेंगे हम लोग, आंसर करेंगे ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे और टिकाऊ बना रहे, यानी कि लगातार चलता रहे, ठीक है, लगातार प्रोग्रेस। ऐसा नहीं कि खूब ज़्यादा एकदम जो है उन्नति किया फिर अचानक डाउन हो गया, ऐसा नहीं, लगातार जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहे, उसको बोलेंगे हम लोग सतत विकास। और उसमें क्या, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पीढ़ी का नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाए। इस तरह से कि नहीं कि सारे जो है जो भी आपका उद्योग धंधे हैं, जो भी खदानें हैं कोयले का, पूरा उपयोग कर लिए और आगे की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा के रखे, ऐसा नहीं। यानी कि इसमें क्या होता है, साथ विकास तो होगा ही, लगातार विकास तो होगा ही, लेकिन आने वाले पीढ़ियों का भी ख्याल रखा जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे सतत विकास। ध्यान आया समझ में आपको अच्छी तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अब आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन के बारे में, इसको भी मैंने अच्छी तरह से वहाँ पर पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं देखे बच्चों लेक्चर्स को, अच्छी तरह से नहीं समझे, तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लीजिए, तब आप आसानी से आंसर कर सकेंगे। तो एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है, आर्थिक नियोजन को दिया जाता है। यानी कि बच्चों आर्थिक नियोजन क्या है कि किसी भी क्षेत्र का आपको विकास करना है तो क्या करते हैं हम लोग, एक निश्चित समय सीमा बना लेते हैं कि हमको 2 साल में जो है ऐसा इसके लिए इतना काम करना है इस क्षेत्र के लिए। तो वो क्या हो गया, एक नियोजन हो गया। और किसके लिए बच्चों, विकास के लिए कर रहे हैं ना, तो ये कहलाएगा आपका आर्थिक नियोजन। तो एक समयबद्ध यानी कि एक निश्चित सीमा हम लोग कर दिए, समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि जिससे समाज का कल्याण हो जाए, है ना, जिससे आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। तो आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का क्या, नियोजन एवं समन्वय। यानी कि जो भी आपका उपलब्ध साधन है और जो भी आपका साधन है उसका क्या हो जाए, नियोजित समन्वय, यानी उसका सही उपयोग हो जाए, उसका पूर्ण तरीके से अच्छे ढंग से उपयोग हो जाए, इसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। और भारत में जो है आर्थिक विकास का जो श्रेय है पूर्ण रूप से किसको दिया जाता है, आर्थिक नियोजन को दिया जाता है, ठीक है, नियोजन को दिया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट, इसको हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, चैप्टर में। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है, अगर 2 नंबर या क्वेश्चन में पूछेगा बच्चों कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो ये क्या था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। तो इसको कैसे लिखेंगे, वहाँ लिख देंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP, ठीक है, क्या, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है, ये एक रिपोर्ट है, यानी कि एक प्रकाशित रिपोर्ट है जिसको किसने किया था प्रकाशित, UNDP करता है, ठीक है, UNDP यानी यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये करता है आपका। और ये क्या करता है बच्चों, किस आधार पर करता है, तो शैक्षणिक स्तर पर, यानी कि उस देश की शैक्षणिक स्थिति कैसी है, शिक्षा की स्थिति कैसी है, और स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, यानी इन 3 चीज़ों को मूल आधार माना जाता है। कौन कौन को, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो इसके अनुसार ये क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट को। आइए आप बात करते हैं हम लोग आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन पूछेगा आपको आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले या आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पर क्या आंसर करेंगे, आधारिक संरचना, यानी कि जो मूलभूत जो आपका
की आवश्यकता है। जैसे आपका शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, स्कूल होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है संचार के माध्यम अच्छी होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आपका सड़क परिवहन कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यानी परिवहन जो है जल मार्ग हो, स्थल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, अच्छी तरह से होनी चाहिए। कोई भी डिजिटल वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं बच्चों, मान लीजिए अभी आप फ़ोन पर देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो उसमें क्या है बच्चों, ये फ़ोन जो है बिना जो है बैटरी, बिना चार्ज की हुई बैटरी से चलेगा क्या, नहीं ना। तो इसके लिए क्या है, बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, तो बिजली का भी होना जरूरी है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आधारिक संरचना के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वे सभी तत्व जो सुविधाओं तथा सेवाओं से देश के आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। इसे आधारिक संरचना कहते हैं बच्चों। यहाँ समस्या हो गया है, इसको आप नोट क्या करेंगे, संरचना, ठीक है। यहाँ पर आप ठीक कर लेंगे, तो आधारिक संरचना कहते हैं। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सारे चीज़ में आ जाएंगे, आधारिक संरचना के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से समझ आपका सारा प्रश्न हो गया। आपका लघु का जितना भी प्रश्न था ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर 1 से लेकर के 6 प्रश्न था और ये आपका 2 नंबर में पूछा गया, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चों, एक आधारिक संरचना हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का प्रश्न। और उसमें जो है एक तीसरा नंबर का जो प्रश्न है सतत विकास, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें पूछा जाता है। और इसमें भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको जरूरी ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तर का कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इससे आप क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ लिया था बच्चों, अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी इसको हम लोग किस तरह से पढ़े थे, क्षेत्र के विभाजन से पढ़े थे, है ना। बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर बात किया था, आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात किया था, और जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर बात किया था। आइए हम लोग इसके आंसर को पढ़ लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। जैसे कृषि के उत्पादन क्षेत्र में तो कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कह देंगे, उद्योग क्षेत्र में हम लोग जो है द्वितीयक क्षेत्र कर देंगे, और तृतीयक क्षेत्र में हम लोग सेवा क्षेत्र को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब उत्पादन के क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, जो कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ये सारे जितने भी है बच्चों आर्थिक क्रियाएं, ये किस में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक क्षेत्र, और इस प्राथमिक क्षेत्र को हम लोगों ने क्या बोला था बच्चों, इसको हम लोगों ने बोला था कृषि क्षेत्र। क्या बोला था, कृषि क्षेत्र। और जो है भारत की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती है बच्चों, किस पर डिपेंड करती है, कृषि पर डिपेंड करती है, कृषि पर निर्भर करती है। दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है बच्चों, आपका जितने भी उद्योग हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोगों ने उद्योग क्षेत्र भी कहा था। और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा था बच्चों हम लोगों ने, तृतीयक क्षेत्र को हम लोगों ने सेवा क्षेत्र कहा था, है ना। तो 3 क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा गया है, तो हम लोग इसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे आंसर को, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए अभी बात की हम लोग कि इस क्षेत्र को, किस क्षेत्र को बच्चों, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को, इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन आदि जैसी व्यवसाय होती है। यानी इसके अंतर्गत क्या क्या होता है बच्चों, कृषि यानी कि फसल उगाना, उसके बाद पशुपालन, किसी भी प्रकार के पशु को पालना, और मत्स्य पालन यानी कि मछली पालना, जैसे कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालना, शहद के लिए मक्खियों का पालन। तो ये सारी चीज़ हो जाएगा किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या हो जाएगा बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएगा इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। हम लोगों ने बात किया था कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय यानी कि जो खनिज है वो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। निर्माण कार्य, किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। निर्माण जैसे आपका मकान निर्माण हो, फैक्ट्री, मशीन निर्माण, ये सारी चीज़ द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। बिजली, गैस आदि उत्पाद आते हैं। तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग क्या क्षेत्र कहते हैं बच्चों, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक और बीमा, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएँ शामिल है। ये क्रियाएँ
ये क्रिया के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। जो आपका तृतीयक क्षेत्र है बच्चों, ये आपका जो है तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। और किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है, मैंने चैप्टर में बहुत ही डिटेल से वहाँ पर बात किया था, है ना, इन सारे क्षेत्रों के बारे में, तो आप जाकर के चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं, अगला है आपका आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावें। यानी कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि इन दोनों में क्या अंतर है, इसी को हम लोग को पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों, आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, श्रम यानी कि श्रम जो है बच्चों, कोई भी मेहनत करता है जो, उसको बोलेंगे श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के बीच के संबंध को आर्थिक विकास कहते हैं। यानी कि श्रम शक्ति में जो वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है, इन दोनों के बीच के संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, और इधर क्या है, इधर क्या है, आर्थिक विकास, यानी कि इधर श्रम जो है, श्रम यानी कि कार्य नहीं हो रहा है, मतलब कि श्रम यानी मेहनत नहीं किया जा रहा है, इधर रोजगार के अवसर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास घटने लगेगा, आर्थिक विकास घटने लगेगा। और जनसंख्या एक निश्चित है और श्रम जो है बच्चों क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है श्रम, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक विकास यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से संबंध है, ये संबंध रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर को क्या करना, ऊंचा करना। किसका बच्चों, आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र में उत्पादकता के स्तर को क्या करना, ऊंचा करना। धनी देशों में जब आए, अब देखिए हम लोग बात करते हैं, इसको एक तरफ लिख देंगे आर्थिक विकास, दूसरा तरफ आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास किसको कहा था हम लोगों ने, जब धनी देश में आय बढ़ेगा, जब धनी देश में आय बढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। और जब निर्धन देश में बचे, और जब निर्धन देश में होगा तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्थिक विकास बोलेंगे। ठीक है, आर्थिक विकास। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, धनी देशों में आय का बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक वृद्धि, और जब निर्धन देशों में आय का मतलब आय बढ़ता है, आय का विस्तार होता है, तो उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। याद रहेगा आपको, तो यहाँ पर अंतर भी हो गया और आर्थिक विकास क्या है इसको भी आपने समझ लिया। आइए तीसरा प्रश्न आपका, कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। यानी कि आर्थिक विकास जो है किस प्रकार से किसी क्षेत्र, मान लीजिए एक क्षेत्र आपका भारत है, ठीक है, इस प्रकार से है बच्चों आपका भारत जो क्षेत्र है, अब इसका हमको आर्थिक जो है विकास को मापना है, तो इसके लिए कौन कौन से सूचकांक आएंगे, उसको हम लोगों को पूछ रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस किस सूचकांकों के द्वारा किसी भी क्षेत्र का आप आर्थिक विकास मापेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर बात किया था बच्चों, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इस प्रकार से बात किया था सारा चीज़, है ना। तो आइए हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध को क्या कहते हैं, हम लोग अभी बात कर लिए, आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय, सबसे पहला क्या है, प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना गया है। सबसे उचित, सबसे मान्य जो है कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, किसको माना गया है, प्रति व्यक्ति आय को माना गया है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय, यानी कि उस क्षेत्र का कुल जो आय होगा और उसको जनसंख्या से, टोटल जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो जो हमको भागफल प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय। तो राष्ट्र की आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका आंसर सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, आंसर में यहाँ तक लिख देंगे और फिर बीच में कर देंगे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, और फिर इसके बाद यहाँ पर डैश दे देंगे और इसके बाद लिख देंगे बच्चों कि राष्ट्र की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और दूसरा पॉइंट में लिख देंगे दूसरा सूचकांक के रूप में राष्ट्रीय आय, तो क्या बोलेंगे, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो सूचकांक की हम लोग चर्चा कर देंगे, आसानी से यहाँ पर हमको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला सूचकांक प्रति व्यक्ति आय, दूसरा सूचकांक राष्ट्रीय आय। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है क्योंकि बिहार से संबंधित है और आप बिहार बोर्ड के परीक्षा देंगे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है जिस कारण ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, यानी इसके कारण को पूछ रहा है, यानी कि बिहार इतना पिछड़ा राज्य क्यों है, इतना पिछलग्गू राज्य क्यों है, इसके कारण की चर्चा कीजिए और फिर इस पिछड़ापन को दूर कैसे करेंगे, इस पिछड़ेपन को दूर करने के
उपायों को बताइए। तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल के साथ वहाँ पर चैप्टर में इसके सारे चीज़ों का वहाँ पर चर्चा किया था बच्चों की क्या है कारण, क्यों है, क्या क्या कारण है बिहार के पिछड़ेपन का और इसका उपाय कैसे इसको दूर किया जा सकता है पिछड़ेपन को। तो आइए फिर से बात करते हैं हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो लिख देंगे बिहार के आर्थिक पिछड़े के कारण निम्नलिखित है। तो यहाँ पर सबसे पहली है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, विकास के साधन क्या हो जाएंगे, कम होंगे, कम होते जाएंगे और कमाई का भी अधिकतर हिस्सा क्या हो जाएगा, भरण पोषण में चला जाएगा। यानी कि एक आदमी कमाएगा और उस एक आदमी के कमाई पर 5-6 आदमी बैठ करके आराम से खाएगा। तो क्या होगा वहाँ पर, एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, भरण पोषण का भार बढ़ रहा है और यहाँ पर इनकम आय कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा, और जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का एक मूल कारण हो जाएगा। दूसरा है कि आधारिक संरचना का अभाव। अब आधारिक संरचना क्या होता है, मैं तो इसको समझा दिया। आधारिक संरचना जैसे स्कूल, जैसे हॉस्पिटल, जैसे आपका बिजली, जैसे सड़क परिवहन, जल परिवहन, ये सब चीज़। तो यहाँ पर क्या है, आधारिक संरचना का क्या है, अभाव है। कहाँ पर, बिहार में, जिस कारण क्या है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। तो बिहार राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का क्या है, अभाव है। अब देखिए जब सड़क अच्छा से नहीं रहेगा तो लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। अब बिजली और सिंचाई, तो सिंचाई सही से नहीं होगी, बिजली सब सही से नहीं रहेगी, तो बिजली द्वारा सिंचाई नहीं होगी तो टाइम बहुत लगेगा बच्चों, फसलों का अच्छा से उत्पादन नहीं होगा, है ना। ये सारे चीज़। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कैसी है, कम है, जिस कारण आधारिक संरचना का अभाव है और इसी की वजह से हमारे बिहार जो राज्य है बच्चों, ये कैसा है, पिछड़ा राज्य है। आइए औद्योगिक पिछड़ापन। अब हम लोग बात करेंगे कि फैक्ट्री भी नहीं है बिहार में, जिस कारण क्या है, बिहार एक और भी नीचे की स्तर पर चले जाता है। तो औद्योगिक पिछड़ापन, राज्य के सभी खनिज क्षेत्र कहाँ चले गए बच्चों, मैंने बताया था आपको नवंबर 2000 में क्या हो गया था, जो है झारखंड आपका बिहार से अलग हो गया था, जिस कारण से सारा भी औद्योगिक जो भी क्षेत्र था वो किस में चले गया था, आपका झारखंड राज्य में चले गया था। तो जिस कारण यहाँ पर कोई भी और खनिज जो उद्योग है बचा नहीं, कोई खनिज क्षेत्र बचा नहीं, जिस कारण से क्या हो गया, बिहार एक पिछड़ापन वाला राज्य बन गया। तो क्या है कि राज्य के सभी खनिज क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र कहाँ चले गए, झारखंड चले गए, और कुछ बचे उद्योग की स्थिति भी ठीक नहीं है। यानी कि जो खनिज क्षेत्र था, जो उद्योग था, एक तो वो झारखंड चला गया और जो बचा हुआ था उस पर भी सही से ध्यान नहीं दिया गया, तो उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है। गरीबी, तो बिहार के लिए एक और भी बड़ी समस्या क्या है, गरीबी। बिहार राज्य में पूरे देश की अपेक्षा गरीबी क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के आधे से भी कम है। राष्ट्र की आय से बहुत कम है बच्चों। 2008-9 के बारे में मैं बताता हूँ। 2008-9 में जब दिल्ली का कितना था, 50,000 प्रति व्यक्ति आया था, कितना हज़ार, 50,000। तो उस समय हम लोगों का बिहार का कितना था बच्चों, 6610 रुपये प्रति व्यक्ति आए। आप सोचिए एक आदमी का मतलब आय एक कितना है, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय 6610, जबकि वहाँ पर दिल्ली में कितना है, 50,000 है बच्चों। आप सोचिए तो कितना पिछड़ा है राज्य। अभी जो है बच्चों यहाँ पर अभी जनगणना नहीं हुई है, 2021 में होनी थी, लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया। अगर आगे होती है 1-2 साल के अंतर्गत तो हो जाना चाहिए। तो इसमें आपका सारा चीज़ आ जाएगा, फिर से डाटा जो है न्यू डाटा आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा सारा चीज़। तो बिहार में क्या है बच्चों, गरीबी एक क्या है, पिछड़ापन का एक मूल कारण है। चलिए अगला है कि खराब विधि व्यवस्था, यानी कि जो है यहाँ की कानून जो नियम है, शासन व्यवस्था है, ये भी क्या है, क्या खराब है। किसी भी राज्य के लिए शांतिपूर्ण जरूरी है, शांति क्या है, जरूरी है। जब तक वो शांति नहीं रहेगा बच्चों, वहाँ पर शांति नहीं रहेगी तो कोई भी जो है आदमी इन्वेस्ट करने इस राज्य में नहीं आएगा, फैक्ट्री लगाने नहीं आएगा, किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब शांति नहीं रहेगी, माहौल दंगा वाला रहेगा या फिर किसी भी प्रकार की लूट खसोट होगी, तो कोई कैसे आएगा बच्चों, इन्वेस्ट कैसे करेगा। एक दिन इन्वेस्ट करेगा, दूसरा दिन सारा चीज़ लूट मार करके चोरी करके लेके चलेगा, तो कैसे होगा, है ना। तो बिहार में कानून व्यवस्था काफ़ी कमजोर स्थिति में रहने के कारण नागरिक कैसे है, शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये सारे कारण हो गए। इसको अच्छी तरह से इन 5 कारणों को आप दर्शा देंगे बिहार के पिछड़ेपन के मुख्य कारण में, है ना। अब इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो जितना कारण है इसी को सब इन सारे को सुधार कर दो, आसानी से इसका दूर हो जाएगा, ये हल समस्या हो जाएगा, है ना। तो कैसे हम लोग इसका समाधान करेंगे, इसके उपाय क्या है। तो सबसे पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। अब जनसंख्या पर नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, तो आपको जनसंख्या पर नियंत्रण एक तो है क्या, कि जब तक शिक्षा सबको मिलेगा नहीं, है ना, शिक्षा, इसके द्वारा जब शिक्षा मिलेगा, आदमी जब जागरूक होगा तो क्या होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। या फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम चला करके भी क्या किया जा सकता है, जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया जाए, परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया जाए। साथ ही साथ जनता एवं खास करके महिलाओं में क्या हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, यानी कि महिलाओं को शिक्षा दिया जाए, ताकि क्या हो, वो महिलाएं जागरूक हो जाए और क्या हो, कम सदस्य, यानी कि बड़े परिवारों की तुलना में कम से कम क्या बच्चों 1, 2, 3 यानी कि मेंबर वाले फैमिली बने, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा है आपका
कि आधारिक संरचना का विकास, यानी कि बिहार राज्य में आधारिक संरचना का जब विकास होगा तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि जैसे ही आपका जो है स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये इन सारी चीज़ों की आधारिक संरचना, बिजली, परिवहन, ये सब सुविधाएं मिलने लगेगी तो क्या होगा बच्चों, आधारिक संरचना का विकास हो जाएगा। और जैसे ही आधारिक संरचना का विकास होगा तो बहुत ही यहाँ पर सरल हो जाएगा उद्योग धंधा लगाना, सारा चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचना, बिजली की पूर्ति सही हो जाएगी तो यहाँ पर सारा चीज़ सही से चलने लगेगा। उद्योग के लिए बिजली ज़रूरी है, उद्योग के लिए है ना, खेतों की सिंचाई के लिए जैसे पंप सेट है उसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत है ना, तो सही टाइम पर पूरी 24 आवर्स बिजली रहेगी तो क्या होगा बच्चों, आधारिक संरचना का सही से विकास हो पाएगा। तो बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिजली के उत्पादक में वृद्धि, सड़क व्यवस्था में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या किया जाए, सुधार किया जाए ताकि आधारिक संरचना का विकास हो और इन आधारिक संरचना के विकास से क्या हो जाए, बिहार का पिछड़ापन दूर हो। ठीक है। तीसरा नंबर में है कृषि का तेज़ी से विकास। कृषि जो है, क्योंकि बिहार जो है बच्चों ये किस पर निर्भर है, ज़्यादातर कृषि पर, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं नहीं और अलग कोई सेक्टर है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो बच्चों, ज़्यादातर आदमी क्या है, कृषि पर निर्भर है। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, है ना, गंगा है और सारी नदियाँ, सोन नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं आपका, तो इन सारे नदियों के द्वारा जो है जलोढ़ मृदा के निर्माण से क्या होती है, फसलें भी अच्छी उगती है। तो यहाँ पर कृषि का क्या हो, तेज़ी से विकास हो, यानी कि मॉडर्न प्रकार से खेती हो। यहाँ पर जो है आपका जो भी आपका औजार लगता है कृषि के उत्पन्न में, और उसके बाद मतलब कि उन्नत किस्म के बीज का उपयोग हो, है ना, सिंचाई व्यवस्था सही से हो जाए तो क्या हो जाएगा, कृषि का विकास होगा। तो कृषि ही क्या है, बिहार का जन आधार है, जीवन का आधार है। अतः कृषि में नए यंत्र, है ना, नए औजारों का उपयोग, उत्तम खाद यानी कि अच्छे किस्म का खाद तथा उत्तम बीज यानी कि हाइब्रिड बीज का उपयोग किया जाए, जिससे क्या हो जाए बच्चों, उपज में वृद्धि हो। शांति व्यवस्था की स्थापना, यानी कि बिहार में क्या हो, शांति व्यवस्था का स्थापना हो। इसमें क्या करना पड़ेगा, बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जाए। यानी कि जब तक शांति व्यवस्था होगा नहीं बच्चों तो कोई भी आपका मर्चेंट है, कोई भी व्यापार है, व्यापार करने के लिए वो अपना इस राज्य में नहीं आएगा। तो यहाँ पर शांति व्यवस्था जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, व्यापारियों में विश्वास जगेगा और तब वो आकर के इस बिहार राज्य में इन्वेस्ट करेगा तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाएगा, है ना। आर्थिक विकास की गति भी क्या हो, इस तेज हो, तो इससे क्या होगा, बिहार के आर्थिक पिछड़ापन भी दूर हो जाएगा। तो आपको आई थिंक आज का जितना भी प्रश्न था ये आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ लिया था। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा था तो आपको समस्या रही होगी बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ही इससे भी ज़्यादा डिटेल के साथ सारी चीज़ों का चर्चा किया था, है ना। तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 है टोटल, तो 4 में से मैं आपको इंपॉर्टेंट रूप से मैं बात करता हूँ बच्चों, जो है पहला और चौथा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। और एक जो आपका चौथा नंबर का जो प्रश्न है आपका कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसको आपको याद रखना है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का क्या कारण है और इस पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, इसको यानी कि इसके मुख्य उपाय बताइए। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पहला और चौथा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीर्घ उत्तरीय का। तो आप आई थिंक आज का सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप नोट भी कर ले होंगे साथ साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो है फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके दोस्त यार हैं उन्हें भी क्या कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए। हम लोग यहाँ पर क्या है फुल्ली सिलेबस को कंप्लीट करेंगे बच्चों। यहाँ पर जो भी आपका मैट्रिक का है पूरा सिलेबस को समाप्त किया जाएगा, और ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यूज हो, जो भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, सारे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस, सारी चीज़ों का यहाँ पर क्या किया जाएगा बच्चों, आपका हल किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।